हेलो दोस्तों, नमस्ते। अपन पढ़ रहे हैं क्लास 8th के बोर्ड परीक्षा होने वाली है जो 2024 के अंदर, उसके लिए बोर्ड पेपर के मॉडल पेपरों का सॉल्यूशन। तो अपन आज देख रहे हैं दोस्तों, सब्जेक्ट है जो मैथ है, गणित, उस विषय के मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। तो अपन मॉडल पेपर सेकंड देख रहे हैं। उससे पहले मॉडल पेपर 1 है, उसके 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। मॉडल पेपर जो सेकंड है उसके फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है 1 से लेकर 17 तक के प्रश्न का। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही अदर सब्जेक्टों के मॉडल पेपर अपलोड होंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको वीडियो सर्च नहीं करना पड़ेगा। और मेरी गारंटी है कि दोस्तों कि आपकी तैयारी है वो 100% मजबूत हो जाएगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। अपन पहला प्रश्न से लेकर 17 प्रश्न तक तो अपन पहले देख चुके हैं। आज अपन देख रहे हैं 18वें प्रश्न से 25वें प्रश्न तक। तो शुरू करते हैं दोस्तों अपना 18वां प्रश्न। तो 18वां प्रश्न है वो अपना है दोस्तों कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। यानी आपको इस प्रश्न को पहले समझना है और फिर इसको हल करना है। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ कि कोई समबाहुभुज है। समबाहुभुज का मतलब सभी भुजाएं समान है, और बहुभुज का मतलब भुजाएं अपन को पता नहीं है, क्योंकि उसकी कितनी भुजाएं ये तो इन्होंने पूछा ही है। तो जैसे अपन कोई भी बहुभुज लेते हैं, तो जैसे मैंने एक बहुभुज लिया है ये, जिसके अंदर भुजाएं अपन काउंट नहीं कर रहे हैं, अपन डायरेक्ट ऐसे ही कर रहे हैं। तो इसके अंदर इन्होंने दिया है कि जो बाह्य कोण है, जैसे बाह्य कोण एक तरफ रेखा बढ़ाते चलो कोई सी साइड भी, तो उसके अंदर जो बाह्य कोण मिलेंगे आपको, उन कोणों का जो है वो दिए हुए हैं यहाँ पे। जैसे बाह्य कोण का माप है वो 24 डिग्री का दिया हुआ है, यानी समबाहुभुज है इसलिए सभी भुजाएं समान होंगी, इसलिए इसका सभी कोण है वो भी समान होंगे, यानी सभी कोण हैं वो 24 डिग्री के होंगे। अब ये कितनी भुजाएं हैं या कितने कोण हैं अपन को ये पता नहीं है, क्योंकि भुजाएं अपन को ज्ञात करनी है। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जितनी भुजाएं होंगी उतने ही कोण होंगे, या जितने कोण होंगे उतने ही भुजाएं होंगी। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो बाहर वाले सभी बाह्य कोण होते हैं उनका योग होता है वो 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो एक कोण 24 डिग्री का है तो अपन इसको देख लेंगे, यानी इसके अंदर 24 का अपन भाग दे देंगे, तो इसके अंदर जो संख्या आएगी वो कोणों की संख्या आ जाएगी, और कोणों की संख्या आएगी तो वही कोणों की संख्या है उतनी ही भुजाओं की संख्या होगी। तो अपन बहुभुज की भुजाएं हैं वो ज्ञात कर सकते हैं। तो आपकी ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो बैक करके देख लीजिए, आपको वापस समझ में आ जाएगा। अब अपन इस प्रश्न को हल कैसे करना है उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे कि समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, ये प्रश्न लाइन आपको लिखनी होगी, समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण कितना है इन्होंने दिया है, पहले से दिया है। कितना दिया है? 24 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब अपन लिखेंगे समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग। समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग, यानी सभी बाह्य कोणों का योग। आपको बार बार बता रहा हूं, बाह्य कोणों का योग है, चाहे कितनी भुजाएं हो उनके बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। अब अपन लिखेंगे कि माना बाह्य कोणों की संख्या, माना बाह्य कोणों की संख्या, यानी कितने हैं बाह्य कोण वो अपन ज्ञात करेंगे। अपन को पता नहीं है तो बाह्य कोणों की संख्या कितनी होगी, अपन मान रहे हैं एक बार x। कितनी मान रहे हैं? x। तो यानी दोस्तों 24 को अपन x से गुणा करेंगे तो 360 आ जाएंगे, या 24 को x बार लिखेंगे तो 360 आ जाएंगे। तो अपन लिखेंगे अतः क्या होगा, 24x बराबर 360। ये स्टेप आपको समझनी जरूरी है, क्योंकि बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। प्रत्येक बाह्य कोण 24 है, तो जितने कोण है वो उनको x मान लिया, अगर उतने कोणों को अपन इससे गुणा करेंगे तो 360 डिग्री आ जाएगा। तो अब अपन x का मान ज्ञात करते हैं। तो देखो x की जगह x, 360 की जगह 360, 24 इधर है वो गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। अब आपको दोस्तों क्या करना है, 360 के अंदर 24 का भाग देना है। तो 360 के अंदर आप 24 का भाग दोगे तो भाग देके देख लेना दोस्तों, 15 इसका आंसर आएगा। तो 15 आंसर आया, तो 15 आंसर अभी है, आंसर नहीं लिखना है, ये कोणों की संख्या आई है, क्योंकि अपने बाह्य कोणों की संख्या मानी थी x। तो भुजाओं की संख्या के बारे में अपन लिखना पड़ेगा, हालांकि आएगा 15 ही उत्तर। तो अपन क्या लिखेंगे, अतः बहुभुज के बाह्य कोणों की संख्या, बाह्य कोणों की संख्या कितनी आई है दोस्तों? 15 आई है।
बराबर 15। अतः बहुभुज के भुजाओं की संख्या, क्योंकि उसने भुजाओं की संख्या पूछी है, बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी होगी, वो भी 15 ही होगी। लेकिन ये लाइन लिखनी पड़ेगी, इसीलिए पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, अन्यथा नहीं। 15 लिखोगे और यहाँ आप आंसर इसके लगाना है। तो ये आपका प्रश्न है वो पूरा हो जाएगा और आपको जो इसके 4 अंक हैं वो 4 पूरे के पूरे अंक आपको मिलेंगे। इसके बाद में अपन देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, 19वां प्रश्न। क्या है कि रुपये 15,000 अंकित मूल्य वाली एक मेज का मतलब टेबल होती है, उसका जो इसके अंदर अंकित मूल्य है, यानी उसके अंदर कितने रेट उस पर लिखी हुई है, यानी उसके अंदर जो स्टिकर लगा हुआ है, रेट लिखी हुई है, वो लिखा दोस्तों 15,000 रुपये है। यानी जो टेबल के अंदर जो स्टिकर लगा हुआ है उसके अंदर अंकित मूल्य है वो कितना है, 15,000 रुपये, और 14,400 में उपलब्ध है। यानी वो दुकान वाला उसको 14,400 में बेच रहा है। तो बेच रहा है इसका मतलब क्या कर रहा है, उसका विक्रय कर रहा है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य हो जाएगा 14,400 रुपये। ठीक है, यानी अंकित मूल्य है 15,000 रुपये और बेच रहा है 14,400 में। तो बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले अपन को बट्टा ज्ञात करता है। बट्टा का मतलब क्या होता है, कितनी छूट दी है, डिस्काउंट। तो बट्टा कितना हो जाएगा दोस्तों, अतः बट्टा यानी छूट बराबर कितनी होगी, 15,000 में से अपन क्या करेंगे, 14,400 घटा देंगे। तो 15,000 में से 14,400 घटाएंगे तो 600 रुपये इसका बट्टा आंसर रहेगा। ये आया एक आंसर, यानी अभी आपका 2 नंबर का, 4 में से 2 नंबर का ही हुआ है, बट्टा ही प्राप्त हुआ है। आपको बट्टा प्रतिशत और ज्ञात करना होगा। तो इतनी छूट हो गई। अब लिखेंगे अतः बट्टा प्रतिशत, यानी कितने प्रतिशत छूट मिली, बट्टा प्रतिशत के अंदर इसको ज्ञात करेंगे, डिस्काउंट को। अब इसको प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, देखो इसको ध्यान से समझना है। सबसे पहले लिखेंगे 600 रुपये की छूट कितने रुपए पे दी, 15,000 पर। 15,000 याद रखना, 14,400 में तो मिली है, छूट किस पे मिली है, 15,000 पर। तो बट्टा 15,000। ठीक है दोस्तों, और गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं। अब इसको अपन हल कर लेंगे। देखो 1 0 से 1 0, दूसरे 0 से दूसरे 0, तीसरे 0 से तीसरे 0। तो अपने पास क्या आया, 60/15। अब 60 के अंदर 15 का भाग देते हैं तो 4 आता है, 4% आंसर इसका आ जाएगा। तो आपके 2 आंसर आएंगे, एक तो आएगा 600 जो 2 नंबर का होगा, एक आएगा 4% जो 2 नंबर का होगा। आप दोनों क्रॉस प्रश्न के उत्तर करोगे तो आपको टोटल 4 मार्क्स हैं वो मिलेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यदि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए 75 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता है, यानी लाल रंग का कोई विलयन बनाया जाता है, तो उसके अंदर क्या करते हैं, पहले 75 ml, इसको ध्यान से समझो, 75 ml है वो मिश्रण की आवश्यकता, यानी 75 ml है, उसके अंदर अपन एक भाग मिलाएंगे, यानी 1 यूनिट मिलाएंगे, 1 चम्मच मान सकते हो आप कि 75 ml जो सॉल्यूशन है, लाल सॉल्यूशन को बनाने के लिए जब पानी के अंदर आपको 1 चम्मच मिलाना पड़ता है। अब ये कह रहा है तो मिश्रण को 1800 ml में हमें कितना लाल रंग का मिश्रण मिलाना चाहिए। अब अपन इसको 75 की जगह इसको कितना करेंगे, 1800 ml, यानी 1 लीटर 800 ml, यानी 1800 ml बनाएंगे। तो इसके अंदर कितने चम्मच मिलाएंगे, जैसे इसमें 75 ml में 1 चम्मच मिलाया है, तो 1800 ml में जाहिर सी बात है कि 1 से बहुत ज़्यादा मिलानी पड़ेगी। तो इसको अपन ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक सीधा तरीका अपन करते हैं। सबसे पहले तो अपन लिखेंगे लाल रंग के भाग कितना है, पहले 1 है, और मूल मिश्रण कितना बना, 75। आपको ये ध्यान से देखना है दोस्तों। तो क्या देखना है कि लाल रंग का है वो भाग 1 है, तो मूल मिश्रण कितना बन रहा है, 75, यानी 1 चम्मच मिलाने से 75 बन रहा है। अब कितनी चम्मचें मिलानी है अपन को पता नहीं, तो x लिख दिया, और इसके मिलाने पर जो मिश्रण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 1800 ml बन रहा है। तो अब इस तरह से आपको ये लिखना रहना है। अब ये दोस्तों देखो, आपको देखना है कि ये संख्या बढ़ने पर ये संख्या बढ़ रही है, यानी 1 चम्मच से 75 ml बन रहा है, तो 1800 ml बनाने के लिए 1 से अधिक चम्मच बनानी पड़ेगी, यानी इस संख्या के साथ ये संख्या बढ़ रही है, तो इस संख्या के साथ ये संख्या बढ़नी ही होगी। तो ये क्या है, सीधा अनुपात है। यहाँ पर लिखेंगे सीधा अनुपात है। क्या है, सीधा अनुपात है। अतः अपन क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंदर तो आप क्या लिखोगे दोस्तों, एज इट इज लिखोगे। जैसे इसको इससे जैसे अपन लिखेंगे 1/75 बराबर x/1800। ये आप स्टेप ध्यान रख लेना। सीधा अनुपात है तो आपको इसके बट्टे में ये लिखना है और इसके बट्टे में ये लिखना है, इस तरह से आपको लिखना है। अब अपन इस समीकरण को क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो देखो x से इसके क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं, कैंची गुणा, या लिख भी सकते हो आप, वज्र गुणा
करने पर या कैंची गुणा करने पर, कैंची गुणा करेंगे यानी इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे। तो 75 को x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 75x आ जाएगा। 75 को x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 75x आएगा। और 1 को 1800 से गुणा करेंगे तो 1800 आ जाएगा, क्योंकि किसी का पढ़ा एक बार बोलते हैं तो वो उतना ही आता है। अब अपने पास क्या है दोस्तों, x की जगह x, 1800 बराबर की जगह बराबर, 1800 की जगह 1800। इधर 75 है, वो किस में है दोस्तों, गुणा के अंदर है x के साथ, तो इधर आएगा तो भाग के अंदर आ जाएगा। तो 1800 बटे 75 इसका होगा। इसके बाद में अपन इसको आगे करते हैं। आगे करने का मतलब क्या है दोस्तों, अपन को 75 का भाग 1800 के अंदर देना है। तो आप 75 का भाग 1800 के अंदर दोगे तो आपका ये भाग जाएगा 24 बार। आप रफ में करके देख सकते हैं। तो अतः इसका उत्तर क्या है, x बराबर, x अपन ने क्या माना था, वो भाग जो मिश्रण का भाग है उसके अंदर देखा था लाल रंग का भाग, तो अपन अतः लिखेंगे, अतः है लाल रंग का भाग बराबर क्या आएगा दोस्तों, 24। आंसर इसका आ जाएगा। एज इट इज आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। सीधे अनुपात वाले प्रश्नावली में से प्रश्न है, नहीं समझ में आया है तो वापस बैक जाइए और दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है समीकरण 3x + 2x बराबर 18 को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। 2 पार्टों में प्रश्न है, 4 नंबर का है। तो समीकरण हल करना है, वो कितने नंबर का है दोस्तों, 2 नंबर का है। कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। और बाद में उत्तर की जांच भी है, वो भी 2 नंबर का है। तो सबसे पहले अपन समीकरण को हल करते हैं। समीकरण का हल करने के लिए क्या करते हैं, समीकरण को एज इट इज रखते हैं। लिखेंगे 3x बराबर 2x + 18। अब समीकरण को हल करना है तो बराबर के नीचे बराबर x है वो एक साइड में लेना है। तो 3x अपनी साइड में सही है और 18 भी अपनी साइड में सही है। ये 2x है वो इस साइड में, इसको उठा के इस साइड में लेके आना है। तो 2x इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब देखो दोस्तों 3x में से 2x घटाया तो कितना आया, 1x आया। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, 18 लिख दिया और ये x लिख दिया और x बराबर कितना आया, 18। आंसर इसका आ गया, यानी समीकरण हल हो गया और x बराबर 18 आ गया है। अब अपन करेंगे, यहाँ करेंगे उत्तर की जांच। क्या करेंगे, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करने का किस तरह से करते हैं मैं बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले आपको समीकरण है वो एज इट इज लिख देना है, लिख दिया। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ x का मान कितना है, 18 आया, तो अपन को 18 लिखना है। यानी 3 और x गुणा में है तो गुणा 18 बराबर 2 और x की जगह क्या लिखेंगे, 18 गुणा 18 प्लस 18। अब देखो दोस्तों इसके अंदर क्या आया दोस्तों, इसके अंदर देखो 18 का पढ़ा 3 बार बोलेंगे, 18 के 18, 18 दूनी 36, 18 3 54। और इसके अंदर देखो 18 को 2 से गुणा करने का मतलब है 18 का पढ़ा 2 बार बोलना 36 प्लस 18। और इसके अंदर तो 54 पहले से आ ही चुका है और 18 में 36 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 54 आएगा। यानी दोनों साइड में संख्याएं हैं वो बराबर में आएंगी। तो ये आपके उत्तर की जांच हो गई। तो आप यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम, यानी ये सिद्ध हो गया है, यानी उत्तर की जांच हो गई है। तो आपके 2 नंबर का प्रश्न ये हो जाएगा और 2 नंबर का प्रश्न है वो ये हो जाएगा इधर वाला। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए आंकड़ों के लिए पाई चार्ट खींचे, यानी पाई चार्ट आपको खींचना है। ठीक है, खींच देंगे। इसके अंदर लिखा है एक बच्चे द्वारा एक दिन में व्यतीत किया गया समय निम्न प्रकार है। सोना, यानी वो सोता है, नींद लेता है कितनी, 8 घंटे। स्कूल जाता है कितने, 6 घंटे। होमवर्क करता है, गृह कार्य कितना है, 4 घंटे। खेलता कितना है, 4 घंटे। और अन्य जो कार्य हैं दैनिक रोजमर्रा के कार्य वो करता है 2 घंटे। तो इन अपन इन सबको जोड़ के देखेंगे तो कितना आएगा, देखो 8 और 6 14, 14 और 4 18 और 4 20 और 2 22। नहीं दोबारा जोड़ते हैं दोस्तों। देखो 8 और 6 कितने हो गए, 14, 14 और 4 18 और 4 22 और 2 24, यानी 24 घंटे का जो इसका है टाइम है वो इसने बांट रखा है। तो इसके लिए पाई चार्ट बनाना पड़ता है। तो पाई चार्ट में क्या करते हैं दोस्तों, आप प्रकार लेते हो और प्रकार लेकर एक वर्त खींचते हो। वर्त खींचने के बाद में जो जहाँ प्रकार टिकाते हैं उस बिंदु से इस साइड में जो परिधि है उसके अंदर एक लाइन खींचते हैं और इस पर कोण बनाना शुरू करते हैं। तो अपन को ये कोण बनाने, कितने डिग्री के कोण बनाने हैं वो कितना बन गएगा, इसके लिए अपन केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे। तो अपन लिखेंगे सोने के लिए केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण ये आपको नाम लिखना जरूरी है दोस्तों। सोने के लिए केंद्रीय कोण कितना आएगा दोस्तों, इसका कितना घंटे से होता है, वो 8 घंटे से होता है। और टोटल घंटे कितने हैं, 24 घंटे हैं। और इसके अंदर गुणा टोटल कोण कितना होता है वर्त के अंदर, 180 ऊपर 180 नीचे तो 360। अब 360 ये हो गया। ठीक है दोस्तों। अब देखो अब इसको हल करते हैं। 8 का पढ़ा 24 में कितनी बार, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24।
अब अपन क्या करेंगे दोस्तों, 360 के अंदर 3 का भाग अपन इसके अंदर देंगे तो कितना आएगा, 12 3 36 यानी 120 डिग्री आएगा। यानी सोने के लिए जो आया है वो कितना आया है दोस्तों, सोना के लिए केंद्रीय कोण का मान कितना है, 120 डिग्री। तो ये आपको यहाँ करना है। इसके बाद में इसी तरह से सभी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, स्कूल के लिए केंद्रीय कोण आपको पूरा लिखना है। स्कूल में कितने घंटे व्यतीत करता है, 6 घंटे और बटे 24 टोटल है गुणा 360। आपकी ये संख्या चेंज होती जाएगी, बाकी वो सेम टू सेम रहेगा। 6 के पहाड़े से 24 कितनी बार कटता है, 4 बार कटता है। तो 360 में अपन को 4 बार भाग देना है तो कितना आएगा, 9 चौक 36 यानी 90 डिग्री। तो ये इसके अंदर दोस्तों स्कूल के लिए जो केंद्रीय कोण है वो कितना आया है दोस्तों, स्कूल के लिए केंद्रीय कोण आया है 90 डिग्री। इसके बाद में अपन अगला करेंगे गृह कार्य। गृह कार्य के लिए जो केंद्रीय कोण है वो कितना है दोस्तों, आपको पूरा लिखना है। गृह कार्य के लिए केंद्रीय कोण, गृह कार्य कितने घंटे करता है, 4 घंटे बटे टोटल घंटे 360, टोटल घंटे 24 और गुणा 360। 4 से 24 है वो 6 बार कट जाएगा तो आएगा अपने पास 360 बटे 6। तो इसके अंदर दोस्तों 36 के अंदर 6 का भाग 6 बार जाता है, 1 0 यानी 60 डिग्री। आप भाग दे के देख सकते हैं 60 डिग्री इसका आंसर आएगा। तो होमवर्क है यानी गृह कार्य है उसके लिए केंद्रीय कोण आया है वो 60 डिग्री का है। इसके बाद में खेलने के लिए केंद्रीय कोण कितना आएगा वो भी ज्ञात करेंगे। खेल के लिए केंद्रीय कोण, खेल के घंटे कितने हैं, 4 बटे टोटल 24 गुणा 360। तो ये सेम का सेम आ रहा है तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 60 डिग्री। यानी ये जो दोस्तों खेल के लिए है वो भी केंद्रीय कोण सेम ही आएगा क्योंकि सेम टू सेम 4 घंटे खेल रहा है। इसके अलावा अन्य है उसके लिए क्या होगा, अन्य के लिए केंद्रीय कोण क्या होगा, अन्य क्या है, 2 घंटे बटे 24 गुणा 360। अब 2 से 24 12 बार कट जाता है और इसके अंदर अपन क्या करेंगे दोस्तों, 360 के अंदर 12 का भाग देंगे तो 12 3 36 यानी 30 डिग्री इसका केंद्रीय कोण आएगा। तो अन्य के लिए जो केंद्रीय कोण आ रहा है वो दोस्तों कितना आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब अपन इसके लिए पाई चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले तो ये करना है, उसके बाद में पाई चार्ट बनाना है। तो अभी ये जो प्रश्न है वो आधा ही हुआ है, आधा अभी बाकी है। तो सबसे पहले यहाँ जगह नहीं है इसलिए मिटा देता हूँ, इसलिए मैंने ये ऊपर कोण है वो ऊपर लिखे हैं। अब अपन केंद्रीय कोण बनाएंगे तो दोस्तों एक प्रकार लेंगे, प्रकार को टिकाएंगे और टिकाने के बाद में एकदम गोल है वो आप वर्त बना दोगे। मेरे से यहाँ गोल नहीं बन रहा है क्योंकि मैं वर्त से वो प्रकार से नहीं बना रहा हूँ। इस बिंदु से आपको ये परिधि पर सीधी रेखा त्रिज्या खींचनी है। अब यहाँ पर आपको चंदा या डी बोलते हैं जिसे, उससे सबसे पहले कोण बनाने हैं तो 120 डिग्री का बनाना है। तो लगभग आपका 120 डिग्री का कोण दोस्तों यहाँ आएगा। यहाँ आप लिखोगे 120 डिग्री और लिखोगे सोना। ठीक है, इसके बाद में इस रेखा पर प्रकार रखकर 90 डिग्री का कोण आप बनाओगे तो 90 डिग्री का कोण लगभग इतना आएगा और यहाँ आप लिख दोगे स्कूल। क्या लिखोगे, स्कूल। इसके बाद में दोस्तों इसके बाद में अगला है 60 डिग्री का कोण बनाना है तो इस रेखा पे बनाना है। जैसे आगे रेखा बढ़ते जाएंगे उस पर बनाना है। तो 60 डिग्री का कोण है वो लगभग यहाँ आएगा और यहाँ लिखोगे आप 60 डिग्री और यहाँ पे लिखोगे होमवर्क या गृह कार्य। फिर 60 डिग्री का बनाओगे इसको लेकर तो ये लगभग यहाँ आएगा और इसको 60 डिग्री लिखोगे और ये आ जाएगा खेल। और जो दोस्तों ये सबसे छोटे वाला 30 डिग्री बचेगा इसके अंदर आप लिखोगे अन्य। तो ये आप आराम से लिखें। तो आप जैसे प्रकार से बनाएंगे तो बहुत स्वच्छ और सुंदर बनेगा। तो इस तरह से आपको ये बनाना है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड कीजिए। तो अपन चारों में से चारों के गुणनखंड करेंगे अथवा आप ये भी प्रश्न कर सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगा है वो प्रश्न करना है क्योंकि अथवा वाले प्रश्न में अपन ऊपर वाला भी कर सकते हैं और नीचे वाला भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको ऊपर वाला करके दिखा रहा हूँ। तो देखो पहला है दोस्तों 7x - 42। तो इसके अंदर आपको हल करना है। तो हल करोगे तो कैसे करोगे दोस्तों, अब देखो इधर 7 है और इधर 42 है। तो 42 है वो 7 के पहाड़े में आता है तो इसके अंदर 7 कॉमन आ जाएगा और 7 कॉमन आ जाएगा तो इसके अंदर यहाँ क्या बचेगा x, क्योंकि 7 बाहर आ गया और ये माइनस का माइनस और 7 का पहाड़ा 6 बार बोलते हैं तो 42 आता है। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न हो जाएगा। बस इतना ही प्रश्न है और आपके 2 नंबर का है। इसी तरह से अपन सेकंड प्रश्न करेंगे। सेकंड प्रश्न क्या है दोस्तों, 6p - 12q। तो इसको अपन हल करते हैं। इसके अंदर देखते हैं क्या कॉमन आता है। इसके अंदर देखो दोस्तों इसके अंदर 6 है और 12 है। तो 6 के पहाड़े में 12 आता है तो इसके अंदर 6 कॉमन आ जाएगा। तो इस तरह से अपन तीर का निशान लिखेंगे और 6 लिखेंगे और इसमें 6 बाहर आ गया तो p बच गया, माइनस का माइनस और 6 का पहाड़ा 2 बार बोलते हैं तो 12 तो 2 और q का q। तो इस तरह से ये एक आंसर हो गया और मात्र 2 लाइनों में आपके 2 नंबर कंप्लीट हो गए। इसके बाद में 7a² + 14।
ए। इसके अंदर देखो दोस्तों, इसके अंदर क्या कॉमन है, जैसे 7 के पहाड़े में 14 आता है तो एक तो 7 कॉमन है, एक ए यहाँ है, एक यहाँ 2 ए है, एक की घात 2 है और यहाँ एक ए है, तो ए दोनों में कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, 7 बाहर आ गया, एक ए बाहर आ गया तो एक ए बच गया, प्लस है तो प्लस। 7 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 14 और ए पहले से बाहर आ गया, तो इसका आंसर होगा ये। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, -16z प्लस 20z की घात 3। अब इसको हल करेंगे तो इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, देखो 16 के पहाड़े में 20 नहीं आ रहा है, लेकिन किसके पहाड़े में आता है, देखो दोस्तों 16 है वो 4 के पहाड़े में 16 आता है, 4 के पहाड़े में 20 भी आता है, तो एक तो 4 कॉमन आ गया। जेड इधर भी है, इधर भी है, इधर एक जेड है, इधर 3 जेड है, तो एक जेड कॉमन आ गया। अब यहाँ क्या बचा, माइनस बचा है। माइनस बहुत लिखना जरूरी है दोस्तों, माइनस छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 16 आएगा 4 बार, ठीक है। अब जेड बाहर आ गया, अब प्लस है तो प्लस। अब 4 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे तो 20 आएगा, 5 बार आएगा, और जेड एक बाहर आ गया, इसका मतलब जेड 2 बच के, जेड की घात 2, तो इसका आंसर हो गया दोस्तों ये। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसके अंदर 2 प्रश्न दिए हुए हैं 4-4 नंबर के। तो एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर है। अब बेलन क्या होता है दोस्तों, बेलन आपने देखा ही होगा, यानी गोल पाइप होता है वो बेलन होता है, इस तरह से है। तो इसका क्षेत्रफल है वक्र पृष्ठीय, यानी इधर वाला नहीं लिया, ऊपर ये इधर खोखला है तो बाहर वाला ही होगा। अब इसको क्या करते हैं, एक यहाँ से काट देते हैं और काट के क्या करते हैं, इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 33 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला एक आयताकार चादर बनाई जाती है। यानी इसकी चौड़ाई कितनी है, इसको काटेंगे और काट के अपन इसको इस तरह से करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसकी चौड़ाई कितनी आ रही है, 34 आ रही है, 34 सेंटीमीटर। अब दोस्तों इसके अंदर क्या हुआ, अब देखो 34 सेंटीमीटर आ रही है और इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 4224 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका सेम टू सेम काट के और सीधा फैलाया है, तो इसका क्षेत्रफल भी है 4224 वर्ग सेंटीमीटर ही रहेगा। ये बात आपको समझनी है। अब ये आयत बन गया और इसका जो क्षेत्रफल है 4224 है और जो इसकी चौड़ाई है वो 34 सेंटीमीटर है। तो इसके अपन क्या करेंगे, लंबाई ज्ञात करेंगे। तो लंबाई ज्ञात करने के लिए सूत्र है दोस्तों, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अपन इसके माध्यम से इसको करेंगे। यहाँ तो ये मैंने समझाया है, आपको इस तरह से करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर करना है। अपन यहाँ क्या लिखेंगे, अपन को लिखना है दोनों, बेलन को काटकर आयत बनाया गया है, अतः बेलन व आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा। ये लाइन आपको लिखनी होगी, क्षेत्रफल बराबर होगा, ये लाइन आपको यहां लिखनी है क्योंकि इसको बताना है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। अब अपन लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, जितना बेलन का उतना ही होगा, और आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 4224 वर्ग सेंटीमीटर। अब आयत का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, आपको याद रखना चाहिए दोस्तों। इसका आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या आएगा, 4224। अब इसको आगे करते हैं। देखो अब इसके अंदर दोस्तों चौड़ाई देखो दे रखी है 33 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई की जगह तो अपन चौड़ाई लिख देंगे, लंबाई की जगह अपन लंबाई लिख देंगे। देखो लंबाई दी हुई नहीं है तो लंबाई की जगह लंबाई लिखा, गुणा चौड़ाई लिख दी। चौड़ाई कितनी है दोस्तों, 33 है, 24 लिख दी, 33 है। कितनी है, 33 बराबर 4224 आ गया। तो लंबाई बराबर क्या आएगी दोस्तों, लंबाई आएगी 4224 और बटा, क्योंकि इधर ये गुणा में 33 तो इधर आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। अब अपन रफ में क्या करेंगे, इसका जो 4224 है इसके अंदर 33 का भाग दे लेंगे और जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख देंगे। तो मैं यहाँ भाग दे लेता हूँ रफ में। इसमें भाग देने के बाद में अपने पास संख्या आएगी, वो आएगी 128। तो लंबाई हो जाएगी 128 सेंटीमीटर, क्योंकि बाकी सेंटीमीटर में चल रहे हैं। तो अब देखो दोस्तों इसकी चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई आ गई 33 सेंटीमीटर और लंबाई आ गई 128 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कर रहा है, आयताकार चादर का परिमाप याद कीजिए। परिमाप क्या होता है दोस्तों, जैसे आयताकार ये चादर है तो इसके अंदर यहाँ से शुरू करके ये लंबाई कितनी होगी दोस्तों, लंबाई कितनी है 128। फिर यहाँ से यहाँ कितनी हो गई चौड़ाई
33 दे रखी है। फिर यहाँ से यहाँ वापस लंबाई हो गई कितनी 128, और फिर यहाँ से यहाँ कितनी हो गई 33, यानी ये इसका परिमाप हो गया। तो चारों को अपन जोड़ देंगे तो इसका परिमाप आ जाएगा। तो अब अपन परिमाप याद करते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सूत्र से भी लिख सकते हैं। अपन इसको सूत्र लिखते हैं 2 गुणा लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी लंबाई भी 2 बार है, चौड़ाई भी 2 बार है। तो अपन इसको क्या करेंगे 2, लंबाई कितनी है 128, जोड़ चौड़ाई कितनी है 33। फिर लिखेंगे 2, 128 में 33 जोड़ेंगे, ये कोष्टक कटेगा तो गुणा का निशान आ जाएगा। 8 3 11 हासिल 1 3 3 6 और 1 ये है। तो इस तरह से क्या आ गया दोस्तों 161 आ गया। अब इसके 2 को 161 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, इसके अंदर आएगा 2 6 दूनी 12 और 322। इसके अंदर क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों 322 सेंटीमीटर है, वो इसका परिमाप हो जाएगा। अब इसके बाद में इसका पार्ट 2 वाला प्रश्न है दोस्तों, 4 नंबर का है। 4 का हो गया, 4 का है क्या है, एक समलंब का क्षेत्रफल 34 वर्ग सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है देखो, जिसमें एक भुजाओं का जोड़ा समांतर होता है। इस तरह से यानी ये भुजाएं समांतर होंगी और बाकी की 2 भुजाएं कैसी भी हो सकती हैं। तो इसके अंदर ये इसका क्षेत्रफल कितना है 34 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके बाद में क्या कह रहा है, इसकी ऊंचाई बतानी है। ऊंचाई यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर, कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो एज इट इज आप याद कर लें 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग कोष्ठक के अंदर और गुणा ऊंचाई। अब दोस्तों इसके अंदर आप देखो 1/2 की जगह 1/2 आ जाएगा, गुणा समांतर भुजाओं का योग। एक समांतर भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर और दूसरी कितनी है ज्ञात करनी है। तो अपन लिख देंगे 10 जोड़ x और गुणा ऊंचाई कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर दी हुई है, तो अपन लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। अब इसको हल करेंगे तो अब क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, ये क्षेत्रफल भी साथ लिखना है। तो क्षेत्रफल कितना है 34 चल रहा है अपना। अब देखो इसको अब अपन आगे करते हैं 1/2 गुणा कितना आया 10x गुणा 4, 10x गुणा 4। ये आप अपने पास एक समीकरण आ गया। अब मैं इसको आगे करता हूं, देखो ये समीकरण है दोस्तों, इसको अपन हल करते हैं। देखो इसके अंदर देखो 2 इधर भाग में है तो इधर आ जाएगा तो गुणा में आ जाएगा। तो क्या आएगा 34 गुणा 2 और इधर क्या बचा दोस्तों 10 प्लस x गुणा 4। अब देखो 34 को अपन 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6 8 यानी 68 आएगा। और 4 है वो 10 के साथ भी गुणा में और x के साथ में भी गुणा में है। तो 4 को 10 से गुणा किया तो 40 प्लस 4 को x से गुणा किया तो 4x। अब दोस्तों अपने पास क्या आएगा, देखो x वाले इधर लिख लेते हैं और इसको इधर कर देते हैं। देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 4x प्लस 40, यानी इस समीकरण को उठा के इधर लिया है और इस संख्या को उठा के इधर ले गया। अब 4x बराबर क्या आएगा दोस्तों 68 और माइनस 40। अब 4x में क्या आएगा 68 में से 40 अपन घटा देंगे तो अपने पास क्या आएगा 28 आ जाएगा। अब x बराबर क्या आएगा दोस्तों 28/4, इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में। अब 28 के अंदर अपन 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 7 चौक 28, तो 7 सेंटीमीटर। तो अपन लिखेंगे अतः समलंब चतुर्भुज की दूसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी दोस्तों 7 सेंटीमीटर, बराबर 7 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाइए। यानी आपको आलेख खींचना है। तो आलेख कैसे खींचोगे, आपके पास एक ग्राफ पेपर आएगा दोस्तों। ग्राफ पेपर में आपको जैसे ग्राफ पेपर होता है, इसके अंदर आपको इधर वाले के अंदर सेम टू सेम सीधी लाइन खींच देनी है। ग्राफ पेपर बनाना इजीली बता रहा हूँ। नीचे वाली रेखा के अंदर भी आपको इस तरह से खींच देनी है। ये पेपर आता है, यहाँ आपको 0 लिखना है और यहाँ आपको लिखना है x और यहाँ आपको लिखना है yx। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये जो कोना रहता है इस पे आपको लिखना है ग्राफ पेपर में पैमाना। पैमाना क्या लिखोगे x 1 सेंटीमीटर बराबर
और वाई एक्स 1 सेंटीमीटर बराबर इतना लिखोगे। अब ये तो सब ग्राफ में ही होगा, इसके अंदर चाहिए संख्या, कोई भी सवाल हो कोई भी हो। अब अपन क्या करते हैं, नीचे की साइड में जो है वो सेबों की संख्या लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, सेबों की संख्या यहाँ लिखने के बाद में सेब कितनी चल रही है, 1 2 3 4 5, यानी 1 का पाड़ा चल रहा है। तो आपकी जो लाइन रहती है वहाँ पहली लाइन पे 1 लिखना है, दूसरी लाइन पे 2 लिखना है, तीसरी लाइन पे 3 लिखना है, चौथी पे 4, पांचवी पे 5 और एक या दो आप एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं। इधर एक्स एक्सिस में, अब एक्स एक्सिस पर कितने का पाड़ा बोला, 1 सेंटीमीटर, 1 सेब का बोला, तो एक्स एक्स 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेब आ गया। 1 का पाड़ा बोला है तो 1 और सेबों की संख्या तो सेब। इस साइड में आप लिखोगे मूल्य रुपए में, मूल्य रुपए में, ठीक है। इधर किसका पाड़ा चल रहा है, 5 का चल रहा है, तो पहली लाइन पे 5 10 15 20 25, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में आगे आप 30 भी लिख सकते हो अगर जगह बची है तो। अब अपन को क्या करना है, यहाँ किसका पाड़ा बोला, 5 का पाड़ा बोला, तो 5 क्या है, रुपए, तो 5 रुपए। इस तरह से आप कर सकते हो। अब आपको 1 और 5, यानी 1 और 5 जहाँ मिलते हैं वहाँ आपको 1 टिक करना है, 2 और 10 मिलते हैं वहाँ टिक करना है, 3 और 15 मिलते हैं वहाँ पर भी आपको 1 टिक करना है, और 4 और 20 मिलते हैं वहाँ पर भी आपको 1 टिक करना है दोस्तों, और 5 और 25 मिलते हैं वहाँ पर भी आपको 1 टिक करना है। फिर आपको इसको एक स्केल लेके सीधी रेखा से मिला देना है। ये आपके पूरा सीधी रेखा में मिलेगा, क्योंकि मैं स्केल की सहायता से ग्राफ में नहीं बना रहा हूँ इसलिए मेरे से अलग आ रहा है, आपको ये सीधी रेखा में मिलेगा। तो आपका एक तो ये हो गया, इसके अंदर आपको मतलब आधा 4 नंबर का प्रश्न हो गया। इसके बाद में अगले प्रश्न दिए हुए हैं, उसका उत्तर भी आपको लिखना होगा। तो अगले प्रश्न क्या है, देखो दोस्तों, प्रश्न दिए हुए दोस्तों, इसके अंदर यदि सेबों की संख्या 8 है तो उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। आप ग्राफ पेपर में जैसे आगे देखोगे तो 8 है, वो कहाँ से मिलेगा, अब डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। देखो दोस्तों, इसका 8 सेबों का मूल्य, यानी एक सेब के कितने लग रहे हैं दोस्तों, 5 रुपए लग रहे हैं, तो 8 के कितने लगेंगे, 8 को 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 रुपए। अब दोस्तों ये कह रहा है कि 50 रुपए में कितनी सेब आएंगी, तो लिखेंगे 50 रुपए में सेब बराबर कितनी आएगी। अब कितनी आ रही है दोस्तों, रुपए कितने हैं, 50, एक सेब का कितना मूल्य है, 5, तो 50 में 5 का भाग दे देंगे तो 10 सेब अपना इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका गणित का मॉडल पेपर। सभी विषय के मॉडल पेपर आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। बहुत सारे मॉडल पेपर अपलोड कर दिए जा चुके हैं, बहुत सारे मॉडल पेपर आपको परीक्षा तक लगातार मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपको मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको वीडियो के लिंक भी मिल जाएंगे और इसकी PDF भी आपको वहाँ से उपलब्ध हो जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।